लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज पढ़ लिया था, सब एक क्वेश्चन देख लिया था गैल्वेनोमीटर के ऊपर। सर। ये क्वेश्चन में हम लोगों ने, हाँ एक मिनट रुक जाओ, ये सब कर लिया था। और फिर ये अभी हमने समझा दिया कि हाँ डिवीजन का मतलब क्या होता है। ये डिवीजन हमारा इस तरीके से काउंटिंग होता है अगर 50 डिवीजन है तो, और उसमें हमें रीडिंग मिलेगा अगर रीडिंग कुछ इस तरीके से वेरी कर रहा है तो इसे हम लोग करंट सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। इसी को करंट सेंसिटिविटी बोलते हैं। तो करंट सेंसिटिविटी या फिर वोल्टेज सेंसिटिविटी इस तरीके से दिया जा सकता है। और फिर यहाँ पे 50 वोल्ट डिवीजन अगर मैक्सिमम हो गया तो उसके लिए करंट जो मैक्सिमम हो जाएगा 25 मिली एम्पियर हो जाएगा। तो गैल्वेनोमीटर में इससे ज्यादा करंट फ्लो नहीं कर सकते। ठीक है, बोलो। नहीं सर, वो क्लियर हो गया। वो 50 डिविजन्स के लिए था ना, 25 मिलियन पेयर। हाँ, ये 50 डिवीजन के लिए 25 मिली एम्पियर, दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन। इसको हम लोग बोलते हैं फुल स्केल डिफ्लेक्शन। फुल स्केल डिफ्लेक्शन, क्लियर। यस। हाँ, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर देखा कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग किस तरीके से यूज, है ना। तो काम किस तरीके से हो रहा है, इंस्ट्रूमेंट के काम कर रहे हैं हम लोग अभी। और इंस्ट्रूमेंट में हम लोग एक एक करके डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट पढ़ रहे हैं। गैल्वेनोमीटर देखा, गैल्वेनोमीटर से आमीटर कैसे बनता है वो देखा, आमीटर से वोल्ट मीटर कैसे बनता है उस चीज को देख लिया, और फिर ये सारे कैलकुलेशंस वगैरह करके निकाल लिया चीजों का। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि जैसा कि मैंने बताया कि आइडियल गैल्वेनोमीटर या फिर आइडियल अमीटर हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करता है। कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होते हैं जिसके कारण से उसमें एरर्स वगैरह आ सकते हैं। तो मुझे क्या चाहिए कि एकदम ट्रू वैल्यू मिले। अगर मैं चाहूँ कि एक बैटरी ले लूं, अब हम लोग बिल्कुल ही इनिशियल वाले प्रॉब्लम पे आते हैं जिस समय मैं बताता था कि ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर क्या है। तो अगर हमारे पास एक बैटरी है, सेल है, तो सेल को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका ईएमएफ ई और ये इंटरनल रेजिस्टेंस आर। और कभी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को कंप्लीटली खत्म नहीं किया जा सकता है, मतलब वो तो रहेगा ही रहेगा। सही है, फिर तो इसका मतलब कि अगर वो हमेशा रहेगा ही रहेगा तो एनर्जी का लॉस तो होगा ही होगा। जब जब मैं बैटरी को लगाऊंगा सर्किट में तो तब तब इससे करंट फ्लो करेगा, और जब जब करंट फ्लो करेगा ये रेजिस्टेंस झूठ का काम करेगा, या फिर यूं बोल दूं कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मुझे कुछ और मिलेगा। अब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा कितना, तो वी ए बी विल बी इक्वल्स टू ए का पोटेंशियल ज्यादा होगा और बी का कम होगा। वो कितना हो जाएगा, अगर इस जगह का मैं जीरो बोलूंगा तो इस जगह का पोटेंशियल कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से, प्लस माइनस कर लो तुम। इसका प्लस माइनस, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस एंड माइनस हो गया, तो कितना आ जाएगा, ई माइनस ऑफ आई टू आर। तो तुम अगर एक वोल्ट मीटर भी अप्लाई करोगे इस जगह पे, इस तरीके से तुमने वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया यहाँ पे, और वोल्ट मीटर से कनेक्ट करके तुम इसको ईएमएफ भी निकालने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हें ट्रू नहीं मिलेगा, तुम्हें ये मिलेगा। क्यों? क्योंकि करंट कभी ना कभी तो फ्लो करेगा ही, और जैसे ही करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा ये रेजिस्टेंस एक्टिव हो जाएगा और तुम्हें वैल्यू ही गलत देगा। तो मुझे चाहिए ट्रू ईएमएफ। ईएमएफ कैसे आएगा, मुझे ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, और मिल क्या रहा है मुझे, ये मिलता है बार बार, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इसको कैसे निकाला जाए। तो यहाँ पे एक दिमाग में तरीका नजर आता है कि अगर करंट ही फ्लो ना करे, अगर करंट नहीं फ्लो करेगा तो क्या मैं पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर बोल सकता हूँ। अरे बोलो, हाँ। यस सर। है ना। ये एक छोटा सा सॉल्यूशन है कि अगर करंट फ्लो नहीं करे तभी जाकर के मुझे ट्रू ईएमएफ मिल सकता है। अब इसी चीज को हम लोगों ने अपनाया
और अपना करके एक नया डिवाइस बना, ठीक है, जिसको हम लोग पोटेंशियोमीटर बोलते हैं। तो हेडिंग डालते हैं पोटेंशियोमीटर, ऊपर ही लिखता हूँ। पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर वायर एंड पोटेंशियोमीटर, इस तरीके से बोला जाता है। तो ये अगर हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो उसका पहले एक सेटअप बना लेते हैं और फिर हम लोग उसको समझते हैं, एक वर्क किस तरीके से करता है, काम किस तरीके से करता है। तो सेटअप ऐसा होता है कि मेरे पास एक वायर होता है और उसको हम लोग, वायर का लेंथ कितना भी हो सकता है, 1 मीटर भी होता है, कभी ज़्यादा भी होता है, कभी कम भी होता है। तो मान लो कि एल लेंथ है, तो इस जगह पे एक नॉब होगा और इस जगह पे एक नॉब होगा और इसके बीच में एक वायर है जिसको कनेक्ट कर दिया गया है, एक पर्टिकुलर पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट कर दिया, ठीक है। इसे बोला जाता है पोटेंशियोमीटर वायर। ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर। और ये जो है हमारा, इसे प्राइमरी सेल कहा जाता है, प्राइमरी सेल। और प्राइमरी सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस है या नहीं है, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, अभी समझ में आ जाएगा तुम्हें। और ये पूरा जो सेटअप है, इसको हम लोग पोटेंशियोमीटर बोल सकते हैं। दिस कंप्लीट सेटअप इज कॉल्ड पोटेंशियोमीटर। इस पोटेंशियोमीटर का क्या यूज होता है? दिस पोटेंशियोमीटर इज यूज टू बेसिकली आइडेंटिफाई या फिर टू फाइंड आउट द ट्रू ईएमएफ ऑफ द सेल, या फिर हम लोग इसके मदद से इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल भी निकाल पाते हैं, या फिर हम लोग इसके मदद से किसी भी दो बैटरी के सेल को कंपेयर भी कर सकते हैं, या फिर एक अननोन रेजिस्टेंस को भी निकाल सकते हैं। बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a potentiometer is a device which is used to measure the which is used to measure, पहला उसमें से, the EMF of the cell, दूसरा to measure the internal resistance of the cell, the internal resistance of the cell, or to measure the unknown resistance, unknown resistance, या फिर to compare the, to compare the cells, सेल के वैल्यूज को कंपेयर करेंगे या फिर रेशियो हम लोग निकालेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियोमीटर वायर है और ये हमारा पोटेंशियोमीटर पूरा का पूरा सर्किट है। और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी हो सकता है, इंटरनल रेजिस्टेंस भी कुछ हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक एक करके हम लोग समझते हैं। एक टर्म आता है हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसको समझते हैं क्या होता है। पोटेंशियल ग्रेडियंट तुम्हें अगर अच्छे से याद हो तो हम लोगों ने वेलोसिटी ग्रेडियंट पढ़ा था।
विस्कोसिटी में, पता याद है क्या? वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है? वेलोसिटी डिवाइडेड बाय एक्स या फिर वाई। अगर वाई में ले रहे हैं तो वाई लेना पड़ेगा, एक्स में ले रहे हैं तो एक्स लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय द लेंथ। लेंथ कितना? लेंथ जिसके क्रॉस तुमने पोटेंशियल डिफरेंस लिया है, उन दोनों के बीच का लेंथ। और जनरली ये जो वायर होता है, इसी वायर के एक क्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस लेते हैं और साथ ही साथ इसका हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालते हैं। तो मान लो कि दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी, और इसके क्रॉस जो लेंथ है वो एल। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू सॉरी V1. पोटेंशियल ऑफ ए माइनस ऑफ पोटेंशियल ऑफ बी डिवाइडेड बाय एल, लेंथ। ठीक है, ये हम लोग लिखेंगे। दिस इज पोटेंशियल ग्रेडियंट। और ये बहुत ही काम का चीज है पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्यों? क्योंकि इससे हमें ये पता चल जाएगा कि किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना। मान लो कि मैं एक्स डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना चाहता हूँ कि कितना है इस जगह का पोटेंशियल, बराबर। मान लो कि ये वी एक्स है, तो वी एक्स है कितना? तो हम लोग डायरेक्टली क्या क्या करेंगे? वी एक्स विल बी इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाइड बाय द पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये x क्या दे देगा? अगर तुमने यहाँ पे जीरो माना है तो ये x तुम्हें डायरेक्टली मिल जाएगा। सॉरी सॉरी, उल्टा बोल दिया। इस जगह पे जीरो अगर एज्यूम करा है तो मैंने थोड़ा बैटरी को भी उल्टा ले लिया है। मतलब बैटरी हमारा सही है, उसको उल्टा में भी ले सकते हैं, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो क्वेश्चन में देख लेना कि ये किस तरीके से कनेक्टेड है। कभी कभी ऐसा भी दे दिया जाता है, बराबर। तो यहाँ पे हायर पोटेंशियल अगर तुम्हारा बी है तो मैं उसको बी कर लेता हूँ, ये चीज को मैं बी कर लेता हूँ, हायर पोटेंशियल, और ये लोअर पोटेंशियल है, बराबर। तो ये वी एक्स क्या निकल जाएगा? वी एक्स निकलेगा एक्स लेंथ के एक क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझना, ये पोटेंशियल नहीं देता है, पोटेंशियल डिफरेंस देता है। वी एक्स क्या निकला? पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एक्स। अब समझना अच्छे तरीके से। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ एग्जाम्पल से, और फिर हम लोग समझेंगे अच्छे तरीके से, समझ में आएगा सबको। ये एल लेंथ का एक वायर लिया मैंने, ये हमारा पॉइंट ए और ये हमारा पॉइंट बी, और वापस से मैंने कनेक्ट कर दिया एक बैटरी को। एक बैटरी इस तरीके से कनेक्ट कर दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी नहीं है, इस वायर का रेजिस्टेंस है कुछ, वो मैंने आर ले लिया, बराबर। तो हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना बन जाएगा? क्योंकि तुम अगर इस जगह पे जीरो मानोगे तो इस जगह पे भी जीरो हो जाएगा, इस जगह पे वी हो जाएगा, और इस जगह पे वी हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना हो जाएगा? पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू वी V1. माइनस जीरो डिवाइडेड बाय एल, वी बाय एल हो जाएगा। क्लियर है क्या? Yes. अब हाँ सर। इसमें मैं चाहता हूं कि x डिस्टेंस पे, पहले इधर निकालते हैं, x डिस्टेंस पे इस जगह पे, इस जगह पे पोटेंशियल कितना है वो हमें बताना है। तो हम लोग कैसे करेंगे? डायरेक्ट हमें क्या करना है, दिस वी एक्स, ये मुझे वी एक्स क्या देगा? पोटेंशियल डिफरेंस, याद रखना, विल बी इक्वल्स टू एक्स इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो x का वैल्यू कितना है? x है। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? v बाय एल है। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x। तो ये तो हायर पोटेंशियल और ये लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल कितना है? v माइनस ऑफ वी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वी बाय एल। इसको अगर मैं वी एक्स नहीं बोलूँ तो ज़्यादा बेटर होगा, ये वाले चीज़ को वी एक्स नहीं बोलता हूँ, कंफ्यूज हो जाओगे तुम। डायरेक्टली मैं इसको लिखता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस एक्स के क्रॉस। तो अब मुझे यहाँ से निकलेगा वी एक्स कितना है। सो वी एक्स विल बी इक्वल्स टू, बोलो कितना हो जाएगा? वी एक्स विल बी इक्वल्स टू
v माइनस एक्स वी बाई एल। yes, एक और तरीका था निकालने का इसका, और ज्यादातर हम लोग कभी कभी ऐसे भी कर लेते हैं कि ये लेंथ ले लेते हैं। ये लेंथ कितना होगा, एल माइनस ऑफ एक्स, है ना। यहां से एल माइनस एक्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा डेट विल बी एल माइनस ऑफ एक्स इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट। सही है क्या। तो ये हो जाएगा एल माइनस एक्स इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा वी बाई एल। अब अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे तो एक तो जीरो ही है, तो ये बन जाएगा वी एक्स माइनस जीरो। तो यहाँ पे मुझे बार बार डिफरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, एक टर्म हमेशा जीरो हो जाता है। तो मेरा आंसर अभी भी यही मिलने वाला है, विच इज वी माइनस एक्स वी बाई एल। समझ में आया क्या सबको, कोई दिक्कत है इसमें तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हें करना है। ये फिर से पोटेंशियोमीटर वायर है जिसका रेजिस्टेंस आर और लेंथ एल दे रखा है। एक प्राइमरी सेल लगाया गया लेकिन उसका इंटरनल रेजिस्टेंस था और वी वोल्ट दे रखा था। तो इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना होगा ये निकालो, और दूसरा चीज निकालो कि इस जगह का पोटेंशियल कितना होगा। मान लो कि ये पॉइंट है सी, तो वीसी का पोटेंशियल कितना होगा। अगर तुमने वीसी का पोटेंशियल कितना होगा अगर तुमने डिफाइन करा है कि ये पॉइंट है जीरो, हाँ इस पॉइंट को जीरो जूम करो, क्योंकि किसी भी जगह का पोटेंशियल बताने के लिए मुझे एक रेफरेंस लेना पड़ेगा जीरो, और जीरो कहाँ पे डिफाइन करना है वो मैंने बता दिया। निकाल के बताओ। सर तो इसको ये VC, डिस्टेंस एक्स मान लेना है तुम्हें, और अच्छा ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पोटेंशियल ग्रेडियंट लिखा, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल ग्रेडियंट मांगा गया है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब इस जगह और इस जगह का पोटेंशियल डिफरेंस पहले मुझे निकालना पड़ेगा। तो इस पॉइंट को ए बोल लेता हूँ और इस पॉइंट को बी बोल लेता हूँ। इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो सबसे पहले करंट में, सर्किट में करंट कितना होगा उसे निकाल लेते हैं। करंट कितना हो जाएगा, वी डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये करंट निकल गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, वी ए बी विल बी इक्वल्स टू आई इंटू आर। ये निकल गया हमारा, और आई का वैल्यू पुट कर लो, which will be VR divided by capital R plus small r। तो ये VAB निकल गया। पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, VAB डिवाइडेड बाय लेंथ L। तो ये हो जाएगा VR डिवाइडेड बाय L इंटू कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r। ये हो जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट का आंसर। अब मुझे एक्स डिस्टेंस पे ये C निकालना है कि VC कितना होगा। तो देखो तुम्हें जीरो बता दिया गया, इस जगह पे लेना है। इंटरनल रेजिस्टेंस इस जगह पे, जीरो इस जगह पे लेना है, और ये कुछ ऐसा लगा दिया गया। तो अगर तुम्हारा जीरो इस जगह पे है तो क्या v इस जगह पे होगा और इस जगह पे v होगा, और ये है तुम्हारा डिस्टेंस x। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस x कितना हो जाएगा, दैट विल बी पोटेंशियल ग्रेडियंट मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस दैट इज x। पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है हमारा अभी निकाला, दैट इज वी आर अपॉन एल इंटू कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर, और x का वैल्यू मैं x पुट कर लेता हूँ। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस निकला है, वो कितना हो जाएगा, v माइनस ऑफ vc, है ना। अब बताओ vc कितना आ जाएगा, vc विल बी इक्वल्स टू v माइनस वी आर एक्स डिवाइडेड बाय एल इंटू कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। अब हो सकता है कि कैपिटल आर का वैल्यू दे दिया गया हो, मान लो कितना है, मान लो कुछ भी मान लो 5R मान लो, चलो 4R, ठीक है 4R एज्यूम कर लिया मैंने। तो यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर लेंगे हम लोग, v माइनस ऑफ v इंटू आर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एल इंटू आर का वैल्यू 4R करो तो ये 5R हो जाएगा, और ये 4R हो जाएगा, आर आर कैंसिल आउट, ये हो जाएगा v माइनस v
4Vx डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। अब इसमें x का भी वैल्यू गिवन हो सकता है। अब जिस तरीके से वैल्यू दिया जाएगा हम लोग निकालते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या? ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस वगैरह करेंगे। अभी तो हमने सिर्फ आधा काम किया, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब सर्किट बनाते हैं और किस तरीके से ईएमएफ वगैरह निकालते हैं उसको हम लोग पढ़ते हैं। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं, टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ द सेल। अगर कोई भी सेल हमारे पास दिया गया है उसके मुझे ईएमएफ चाहिए। तो ये हमारे पास एक बैटरी, अभी मैं बैटरी को एज्यूम कर रहा हूं कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है। दिस इज प्राइमरी सेल, और प्राइमरी सेल में मैं एज्यूम कर रहा हूं कि रेजिस्टेंस नहीं है। और इस जगह पे ये इस तरीके से लगा दिया गया, दिस इज V, और ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B और इसका लेंथ L है। अब जो दूसरा सेल है जो कि अननोन है, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हो सकता है और अननोन ईएमएफ होगा E, जो कि मुझे निकालना है। तो उसको किस तरीके से कनेक्ट करेंगे? ये पॉइंट है X और ये पॉइंट है Y। तो X पॉइंट को हमेशा यहाँ पे कनेक्ट करना है A से, बराबर। तो मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट करूंगा, ये ऐसा, और फिर इंटरनल रेजिस्टेंस, और फिर Y पॉइंट को मैं कनेक्ट करूंगा एक गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर के साथ होता है जॉकी। जॉकी क्या करता है? काइंड ऑफ कनेक्शन को मेंटेन करने की कोशिश करता है। वो बेसिकली दो किसी भी जगह पे टच करा दो तो उसे करंट फ्लो करने लग जाएगा, और कुछ नहीं। तो इस वायर में, ये जो वायर हमें दे रखा है पोटेंशियोमीटर वायर, इस वायर में इस जॉकी को टच कराया जाएगा। तो मान लो कि इस जगह पे टच कराया गया, जैसे इस जगह पे टच कराया गया तो करंट, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आया कि ये इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर गया, मतलब कि करंट फ्लो कर रहा है। और अगर मैं इस जगह पे टच कराया तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन दिया इस तरफ। इसका मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं पे जीरो आया था। मेरी बात समझ में आई क्या? तुमने दो जगह पे टच कराया, एक जगह पे टच कराया तो तुम्हें डिफ्लेक्शन ऐसा मिला, दूसरी जगह पे टच कराया तुमने तो डिफ्लेक्शन तुम्हें ऐसा मिला। इसका मतलब नेट जीरो या फिर नल डिफ्लेक्शन बीच में कहीं ना कहीं पे आया है। तो मैं स्लाइड किया, इस चौकी को स्लाइड किया, यहां से लेकर के धीरे धीरे करके स्लाइड करते गया। तो बीच में जैसे ही मैं स्लाइड कर रहा था तो एक टाइम ऐसा आया जहां पे गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन हो गया, नल डिफ्लेक्शन। अब नल डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है बताओ? करंट जीरो हो गया, है ना। नल डिफ्लेक्शन का मतलब हो गया करंट जीरो। और ये लेंथ भी मुझे मिल गया, ये लेंथ मिल गया, मान लो L1। ये L1 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन दिया है, तो इसका ईएमएफ कितना होगा ये हमें बताना है। तो एक बात तो पक्का है कि जितना पोटेंशियल डिफरेंस मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस होगा, तभी तो नल डिफ्लेक्शन आ सकता है। और इसे बोला जाता है सेकेंडरी सेल, और ऊपर वाले सर्किट को बोला जाता है सेकेंडरी सर्किट, और नीचे वाले को बोला जाता है प्राइमरी सर्किट। मतलब कि सेकेंडरी सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रहा है, करंट जीरो है। और यहाँ पे हमारा काम हो गया कि जब इंटरनल रेजिस्टेंस में करंट ही फ्लो नहीं करेगा तो आर नहीं आएगा, तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस क्या मिल जाएगा? ई मिल जाएगा। तो चलो पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल लेते हैं हम लोग। पोटेंशियल ग्रेडियंट विल बी इक्वल्स टू वी ए बी डिवाइडेड बाय एल।
और निकालने जाए तो V डिवाइडेड बाय L होगा बराबर। और मुझे ये पॉइंट है, मान लो कि जॉकी जहाँ पे कनेक्ट करा, इसको J मान लेते हैं, दिस पॉइंट इज J, इस जगह पे नल डिफ्लेक्शन आया तो AJ, तो पोटेंशियल difference across L1 will be equals to L1 into potential gradient, which will be equals to, बोलो कितना हो जाएगा? V L1 by L L1 into V divided by L, ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल ग्रेडियंट, सॉरी पोटेंशियल difference. डिफ तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है या मुझे उस जगह का पोटेंशियल, J पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, क्या निकालना है? हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस ही चाहिए ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही EMF के बराबर है। समझ में आया क्या? हाँ सर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कि ये सर जो EMF E है बैटरी का, वो कितना हो जाएगा? V इंटू L1 डिवाइडेड बाय L। सर वो नहीं समझा क्यों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। हाँ, क्योंकि देखो इस जगह पे जॉकी तुमने टच करा, इंटरनल रेजिस्टेंस और सेल हाँ ऐसे सर। है, हाँ और सर। ये वायर है बराबर। हाँ ऊपर वाले दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस जब तक नीचे वाले दो पॉइंट के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर नहीं होगा तो करंट फ्लो करने लग जाएगा ना। हाँ तो सर। करंट फ्लो नहीं कर रहा, इसका मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। हाँ सर और समझ। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बेसिकली इसके बराबर है ना, क्योंकि करंट तो अभी जीरो है, तो ये रेजिस्टेंस तो काम का है नहीं। तो ये ओ, हमारा आंसर आ जाएगा, दैट EMF ऑफ द secondary यस cell is equals to V into L1 डिवाइडेड बाय L, ये ऐसा लिखा जाएगा। अब L1 के जगह पे तुम्हें कुछ और भी वैल्यू दिया जा सकता है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मान लो कि तुम्हारा नल डिफ्लेक्शन इस जगह पे आया, ऐसा सर्किट था, नल डिफ्लेक्शन इस जगह पे आया, पूरा लेंथ L दे रखा है, लेकिन तुम्हें ये वाला लेंथ दिया, उसने बोला कि ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज L2, तो ये L2 के टर्म्स में आंसर किस तरीके से आएगा? L1 को क्या लिख L सकता हूँ minus मैं? L. हाँ, L1 को लिख सकता हूँ L माइनस ऑफ L2 डिवाइडेड बाय L, तो ये मेरा आ जाएगा आंसर, विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस L2 बाय L। V इंटू 1 माइनस L2 बाय L, तो कुछ भी दिया जा सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, उसके हिसाब से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। जनरली ये गिवन होता है, तो ये हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखेंगे, ठीक है क्या? अब इसमें दो चीजें हैं जो तुम्हें अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा, ये पोटेंशियोमीटर वर्क कब कब नहीं करेगा, कंडीशंस। पहला कंडीशन, अगर मानो प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल इस तरीके से लगा दिया गया, लेकिन तुम्हें बोला गया है कि ये EMF है और ये प्राइमरी सेल का EMF है V, तो V और E में क्या रिलेशन होना चाहिए, कौन बड़ा होना चाहिए हमेशा? अगर ये सिस्टम वर्क करना है तो कौन सा बड़ा होना चाहिए वैल्यू, V या E? ऑफ कोर्स V को ज्यादा बड़ा होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस तो इस वायर में ही आएगा ना। मान लो तुमने ये ले लिया 5
और इसको ले लिया 10, तो तुम वायर को कितना भी आगे तक घुमा लो, वो 10 का पोटेंशियल डिफरेंस इस पूरे वायर में जनरेट नहीं हो सकता है, तो कभी भी नल डिफ्लेक्शन तुम्हें शो करेगा ही नहीं। तो इसीलिए हमें क्या सही वैल्यू लेना चाहिए, v इज इक्वल टू 10, और यहाँ पे जो ईएमएफ लेना है मुझे वो ऑलवेज 10 से छोटा होना चाहिए प्राइमरी सेल का। बराबर है क्या? तो ये हमेशा करेक्ट होना चाहिए। दूसरा चीज, हम लोग एरर को मिनिमाइज करते हैं। टू मिनिमाइज द एरर नल डिफ्लेक्शन जो है वो मिडिल पॉइंट पे आए तो ज्यादा बढ़िया है। तो अगर मुझे एरर को मिनिमाइज करना है तो नल डिफ्लेक्शन should be at the middle of the wire, should be at the middle of the wire। इससे फायदा क्या होगा कि क्योंकि कुछ कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस भी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नॉब लगाया है और मेटेलिक प्लेट्स होते हैं उसके ऊपर इस तरीके से लगाया जाता है। तो क्योंकि तुमने एक एक्सटर्नल मेटेलिक स्ट्रिप भी लगाया है तो उसके भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, इसके भी रेजिस्टेंस हो सकते हैं, ये वायर हमारा यूनिफॉर्म नहीं भी हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं। तो छोटा छोटा भी मैटर करता है एरर के लिए। तो अगर हमारा नल डिफ्लेक्शन लगभग लगभग बीच में आएगा तो जो एरर होगा वो सबसे कम होगा। और इसके लिए प्रॉपर डेरिवेशन होता है, हम लोग निकालते हैं, फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इक्वल्स टू 0 करते हैं, और वो हमें फिर वैल्यू निकल के आता है कि x जो होना चाहिए सबसे मिनिमम एरर के लिए, x का वैल्यू L/2 होना चाहिए फॉर मिनिमम एरर। ठीक है, डेरिवेशन है हाँ सर। प्रॉपर, तो उसके बीच में हम लोग नहीं जा रहे हैं अभी। ये हो गया दूसरा। तीसरा कंडीशन क्या चीज है कि इसकी पोलरिटी जो है, पोलरिटी ये प्राइमरी सेल का और सेकेंडरी सेल का वो सेम टाइप में होना चाहिए, सेम टाइप का कनेक्शन होना चाहिए। मतलब इसका कनेक्शन इस तरीके से बनेगा तो ही नल डिफ्लेक्शन आ सकता है, दिस इज करेक्ट सर्किट। लेकिन अगर तुम्हारा सर्किट कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो गया तो दिस इज रॉन्ग। तुम गैल्वेनोमीटर कहीं पे भी लगाओ तुम्हारा नल डिफ्लेक्शन कभी भी नहीं आएगा। बराबर, क्यों? क्योंकि करंट इस तरफ से फ्लो कर रहा है, ये कुछ करंट इधर फ्लो करा देगा, और इस डायरेक्शन में करंट तो कुछ ना कुछ तो फ्लो करेगा ही करेगा, तो नल डिफ्लेक्शन तो कभी नहीं आने वाला। इस वे में क्या होगा, ये चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊं, ये चाहता है कि मैं इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराऊं, तो यहाँ पे एक दूसरे का काइंड ऑफ टक्कर होगा, कौन ज्यादा है। अब दोनों में से कोई ज्यादा नहीं हुआ, इक्वल हुआ, तो दोनों करंट फ्लो नहीं करा पाएगा, बस ये वाला सर्किट का करंट इधर से फ्लो करके चला जाएगा, लेकिन ये सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, तो इसमें करंट ही कितना हो जाएगा, 0। तभी हम लोग इसका पोटेंशियल डिफरेंस इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर बोल देते हैं। समझ में आया बात, ये बात? सर वो फिर से बताइए करंट का। करंट का क्या चीज? सर अभी वो मतलब एक करंट वो नीचे से आएगा ऊपर से आएगा और फिर हाँ, देखो ऊपर वाला जो सेल है ये चाहेगा कि मैं अपने हिसाब से करंट फ्लो कराऊं, और इसका अपना हिसाब क्या होगा, नीचे की डायरेक्शन, और ये चाहेगा कि मैं अपने हिसाब में करंट फ्लो कराऊं। इसका तो सर्किट अच्छे तरीके से कंप्लीट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन ये वाले का प्रॉब्लम ये है कि तुमने इस जगह पे गैल्वेनोमीटर लगाया और जहाँ पे नल डिफ्लेक्शन आया वहां पे रोक दिया तुमने। तो बेसिकली हुआ क्यों, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट इसके बराबर हो गया, और ये छोटा है तो इसमें करंट फ्लो करना बंद कर देगा। लेकिन अगर तुम गैल्वेनोमीटर का जॉकी इस जगह पे चिपकाओगे तो करंट फ्लो करेगा, लेकिन इस जगह पे चिपकाओगे तो भी फ्लो करेगा, क्योंकि या तो ये बड़ा हो जा रहा है या तो ये बड़ा हो जा रहा है।
एक ऐसा कंडीशन जहां पे दोनों इक्वल हो जाए पोटेंशियल डिफरेंस, तो फिर करंट फ्लो नहीं करेगा। समझ में आया क्या? हाँ सर। हम्म। तो ये हमारा हो गया पहला पार्ट, जिसमें कि हम लोगों ने इस चीज को देख लिया कि अगर हमें ईएमएफ निकालना है सेल का, तो हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। दूसरा पार्ट इसमें, अगर मैं ईएमएफ को कंपेयर करना चाहता हूँ, दो बैटरी है हमारे पास और मैं उन दोनों के ईएमएफ को कंपेयर करना चाहता हूँ, तो वो कैसे करेंगे? टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। पहले ही बता रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें आता है, तो तुम्हें फॉर्मूलेज डायरेक्ट याद रखने हैं, दिमाग में फिगर बैठा लो और एक बार बुक में देख लेना, उसमें रियोस्टेट वगैरह सब कुछ लगा करके रखते हैं, तो वो प्रॉपर डायग्राम तुम्हें ड्रॉ करना है। ऐसा नहीं कि इधर उधर का ड्रॉ कर दिया तो भी चलेगा, अपने हिसाब से नंबर मिल जाएंगे लेकिन परफेक्ट नहीं मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखना। तो अगर मुझे सेल को कंपेयर करना है, तो मेरे पास दो ईएमएफ है, दो बैटरी है, तो दोनों बैटरी के पास इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे, लेकिन मैं इंटरनल रेजिस्टेंस को अभी नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि हमें पता है करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है फिर। यहाँ पे शो करने के लिए दिखा देता हूँ, क्या इन दोनों के पास इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये ईएमएफ ऑफ द सेल 1 एंड ईएमएफ ऑफ द सेल 2। मैं इस जगह पे एक पोटेंशियोमीटर बना देता हूँ, पोटेंशियोमीटर ए एंड बी, और एक प्राइमरी सेल लगाया, बी, और अब मेरे पास दो हैं कनेक्शन करने के लिए, और मैंने पहला ईएमएफ इस तरीके से लगाया और दूसरा भी इसी जगह पे लगा दिया, और एक स्विच डाला गया। स्विच क्या करता है ना, बेसिकली कनेक्शन को बनाता है कि मुझे किसका कनेक्शन चाहिए। देखो इस तरीके से स्विच रहता है, इसे हम लोग की स्विच बोलते हैं, बराबर। यहाँ से गैल्वेनोमीटर होगा और इस गैल्वेनोमीटर के साथ अब जॉकी होगा। तो पहला, फर्स्ट वाला मैं क्या कर रहा हूँ, इस की को ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, तो ये ईएमएफ 1 वाला एक्टिवेट हो जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट स्टार्ट हो जाएगा, और मैं जॉकी को कनेक्ट कराया और इस जगह पे मुझे जाकर के नल डिफ्लेक्शन मिला, और ये लेंथ को मैंने नोट डाउन कर लिया, दिस लेंथ इज L1। समझ में आया क्या सबको? कोई दिक्कत इसमें? यस सर। समझ में आया, ठीक है। तो ये पहला वाला काम करा था। तो की 1 एंड की 2 होता है, दिस इज की 1 और ऊपर वाला की 2। तो जब मैं की 1 को डाल के रखा था, तो की 2 हमारा खुला हुआ था, और अब मैंने की 2 को क्लोज करा और K1 ओपन है, तो अब हमारा ये वाला सर्किट काम करेगा, ये वाला सर्किट, और इसके लिए गैल्वेनोमीटर का नल डिफ्लेक्शन L2 पे आया। नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आया? L2 पे आया। तो अब मुझे बताना है कि E1 और E2 का रेशियो कितना है। तो हर एक काम करने की जरूरत नहीं है, हम लोग ऊपर के फॉर्मूलेज को चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऊपर जो हम लोगों ने फॉर्मूले निकाले ना, क्या फॉर्मूला था, डेट EMF इज इक्वल टू V L1 डिवाइडेड बाय L, V L1 डिवाइडेड बाय L, चाहे तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो E1 कितना हो जाएगा, V L1 डिवाइडेड बाय L, और E2 कितना हो जाएगा, V L2 डिवाइडेड बाय L, और फिर इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लो, तो फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकंड क्या हो जाएगा,
E1 by E2 is equals to L1 divided by L2. डायरेक्ट आंसर। समझ में आया क्या? हाँ ठीक है, तो ये चीज हमारा हो गया। अब इसको तुम लोग फॉर्मूले की तरह याद कर लो, सिंपल सा चीज होता है अगर कंपेयर करना है तो। नेक्स्ट हम लोग अगर करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं तो किस तरीके से करेंगे? सर्किट में हम लोग कभी कभी करंट को भी फाइंड आउट करते हैं और कभी कभी रेजिस्टेंस को भी फाइंड आउट करते हैं। तो मान लो एक सर्किट है, तो इस जगह पे सर्किट है ऐसा, हमारा पोटेंशियोमीटर और लगाया हमने बैटरी प्राइमरी सेल का, और इस जगह पे सेल दे रखा है, और अगर मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग। और ये रेजिस्टेंस आर, दिस रेजिस्टेंस इज नोन, ठीक है। पर ये क्या हम लोग काम क्या कर रहे हैं? टू फाइंड आउट इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग। तो ये जो कैपिटल आर रेजिस्टेंस है ये हमें पता है, और ये स्मॉल आर रेजिस्टेंस जो कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल है वो मुझे निकालना है। ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई है, और वी इज द प्राइमरी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस। और अब यहाँ पे एक जॉकी आएगा, तो इस जगह पे एक जॉकी आया और गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट हुआ, और इस जगह पे मुझे पता चला कि L1 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन आया। ठीक है, L1 लेंथ पे नल डिफ्लेक्शन आया। अब समझो, इस L1 लेंथ पे अगर नल डिफ्लेक्शन आया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस है कि नहीं? हाँ सर। है ना? तो मैं अब इधर से देखो किस तरीके से काम करता हूँ। सबसे पहले करंट निकाल लेता हूँ इस वाले सर्किट में, सेकेंडरी सर्किट। ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें पूछा जाएगा बोर्ड वगैरह में, और जेई में तो पूछा ही जाता है। तो सेकेंडरी सर्किट में करंट कितना होगा बोलो? I will be equals to E डिवाइड बाय कैपिटल R प्लस ऑफ स्मॉल r। क्यों? क्योंकि ये नल डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इधर से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब इस सर्किट में और इसी सर्किट में करंट फ्लो करके रह गया है। तो ये हमारा करंट है। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा और पोटेंशियल ग्रेडियंट कितना है? पोटेंशियल ग्रेडियंट है हमारा V बाय एल, और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 वो कितना आ जाएगा? V बाय एल इंटू L1। क्या यही पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L1 इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल आर रेजिस्टेंस, है ना? तो कैपिटल आर के क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस कितना हो जाएगा? आई इंटू आर। तो आई का वैल्यू पुट कर लो, ई डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर इंटू आर। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन, दोनों को इक्वेट कर लो।
तो वी एल वन डिवाइड बाय एल इज इक्वल्स टू ई आर डिवाइड बाय कैपिटल आर प्लस ऑफ स्मॉल आर, है ना। तो मुझे क्या चाहिए, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस इस जगह से अब इसको सॉल्व करेंगे तो निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ईएमएफ भी अननोन दिया होता है, तो ईएमएफ अगर अननोन है तो ईएमएफ का कितना आ जाएगा वैल्यू, ईएमएफ विल बी इक्वल्स टू वी L2 डिवाइडेड बाय L। मान लो कि जो ईएमएफ था उसका नल डिफ्लेक्शन L2 पे आया, तो ईएमएफ को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर ईएमएफ तुम्हें गिवन है तो वैल्यूज वगैरह पुट करेंगे तो इंटरनल रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा, क्योंकि सारी चीज अब गिवन है। नेक्स्ट अगर मैं अब इसमें वैल्यू को पुट करूं तो ये कितना होगा, वी एल वन बाय एल इज इक्वल्स टू ई एम एफ विच इज वी एल टू डिवाइड बाय एल इंटू कैपिटल आर डिवाइड बाय आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। तो यहाँ से देखो एल से एल कैंसिल आउट, वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये एल वन बाय एल टू हो जाएगा इज इक्वल्स टू आर अपॉन आर प्लस ऑफ स्मॉल आर। इस चीज को मैं एक्स बोल लेता हूँ, तो कितना आ जाएगा, आर प्लस ऑफ स्मॉल आर इंटू एक्स इज इक्वल्स टू आर। So xr plus of rx is equals to r. So small r will be equals to r1 minus of x divided by x. तो ये आ जाएगा आंसर 1 माइनस एक्स का वैल्यू कितना है, L1 बाय L2, है ना। तो 1 बाय एक्स माइनस ऑफ 1, तो ये हो जाएगा L2 divided by L1 minus of 1. This will be the internal resistance of the cell. तो यहाँ पे L1 और L2 क्या है, L1 is for null deflection, for किसके लिए null deflection, ये पहला वाला किसके लिए आया था, सर्किट के लिए, और दूसरा L2 null deflection for secondary EMF, सेकेंडरी सेल के लिए ये हमारा EMF है। तो ये जो वैल्यू है इसको हम लोग अब इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐसे लिख सकते हैं, L2 माइनस ऑफ L1 डिवाइडेड बाय L1। तो ये हमारा डायरेक्ट आंसर आता है। इस पे क्वेश्चन भी आए थे जेई में, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ये वैल्यूज वगैरह पुट कर लो तो आंसर आ जाते हैं। और अगर चाहे तो हम लोग करंट भी निकाल सकते हैं, है ना, करंट भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर तुम्हारा ये इंटरनल रेजिस्टेंस निकल गया तो ऊपर के करंट के वैल्यूज में पुट कर लेंगे, वो आंसर आ जाएगा। समझ में आया क्या सबको, कोई दिक्कत किसी को तो पूछ सकते हो। No, sir. क्वेश्चन करते हैं जिसमें कि बोला गया है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया गया कि ये एक पोटेंशियोमीटर है और प्राइमरी सेल इस तरीके से लगा हुआ है। सर्किट बना लेता हूँ मैं, और ये सेल दिया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस, और ये रेजिस्टेंस, दिस इज R1, दिस इज R2, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस दिया गया स्मॉल आर। और ये है V, वी क्या है सर? प्राइमरी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, हाँ सर। और इसका लेंथ है L,
तुम्हें दिया गया है। तो तुम्हें क्या बताना है इसमें, देन फाइंड आउट द करंट इन द सेकेंडरी सर्किट, जिसमें कि R1 R2 के वैल्यूज वगैरह पता है तुम्हें, L1 लेंथ गया है जहाँ पे तुम्हें नल डिफ्लेक्शन मिल रहा है गैल्वेनोमीटर का, और L लेंथ पता है, ये V तुम्हें पता है। सॉल्व करता हूँ। तो देखो अब इस क्वेश्चन के लिए क्या करना होगा मुझे, सॉल्व करते हैं इसको। इस जगह पे अगर ऊपर वाले सर्किट को देखें तो उसमें कुछ करंट फ्लो कर रहे होंगे जो कि हमें निकालना है, और ये R1 रेजिस्टेंस और ये R2 रेजिस्टेंस गिवन है। तो ये कुछ इस तरीके से, और करंट इसमें I फ्लो कर रहा है। गैल्वेनोमीटर को तुमने इसके क्रॉस लगाया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तुम्हें इसके क्रॉस ही मिलेगा, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हें पोटेंशियल ग्रेडियंट से मिलेगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से हम लोग निकाल लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस L माइनस ऑफ L1 विल बी इक्वल टू L माइनस ऑफ L1 इंटू पोटेंशियल ग्रेडियंट, और पोटेंशियल ग्रेडियंट होगा कितना, V डिवाइडेड बाय L। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर होगा, इसके पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो I इंटू R2 हो जाएगा। तो इधर से आ जाएगा I इंटू R2 इज इक्वल टू L माइनस L1 डिवाइड बाय V अपॉन L। और मेरा आंसर आ जाएगा इधर से, डेट करंट विल बी इक्वल टू V डिवाइडेड बाय R2 इंटू 1 माइनस L1 बाय L। ये आ जाएगा आंसर। आया था किसी का, हाँ सर। बोलो, आया था ना। यस सर। तो इस तरीके से हम वगैरह करेंगे। चलो अब आगे हम लोग करते हैं। इसमें हम लोग को दो चीजें और समझते हैं, एक रियोस्टेट क्या होता है और एक हमें रेजिस्टेंस बॉक्स देखना है। रियोस्टेट, तो रियोस्टेट को हम लोग तब यूज करते हैं जब मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए होता है, और रेजिस्टेंस बॉक्स को भी हम लोग तभी यूज करते हैं जब मुझे वेरिएबल रेजिस्टेंस चाहिए होता है। दोनों का अपना अलग अलग काम है, और उसको हम लोग अपने अलग अलग तरीके से कन्वीनियंस के हिसाब से यूज करते हैं। तो रियोस्टेट पहले हम लोग देखते हैं। रियोस्टेट, रियोस्टेट, तो रियोस्टेट बेसिकली एक सिलेंडर की तरह होता है। तुमने अगर कभी देखा हो स्कूल कॉलेजेस वगैरह में, ये सिलेंडर है हमारे पास, और सिलेंडर के ऊपर ढेर सारे कॉइल्स को रैप कर दिया जाता है जैसे कि सोलिनॉइड हो। ठीक है, जैसे सोलिनॉइड होता है उसी तरीके से इसके ऊपर ढेर सारे कॉइल्स को रैप कर दिया जाता है, ढेर सारे होते हैं। मैं पूरा नहीं बनाऊंगा, थोड़ा गैप लेकर के बना देता हूँ ताकि लगे हाँ पूरा है, लेकिन ये पूरा गैप अच्छे तरीके से भरा होता है, साथ ही साथ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। तो मान लो कि इधर से गया और ये ऐसे करके आया है, और फिर इधर से होकर के निकल गया। ठीक है, और ये इस जगह पे स्टैंड होता है। यहाँ पे एक नॉब होता है, इस जगह पे एक नॉब होता है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए, और एक नॉब इस तरीके से लगा होता है इसके ऊपर जो स्लाइड करता है, इसको हम लोग स्लाइडर बोलते हैं। ठीक है, और ये ऐसा होता है। इधर से भी होता है, वो उस तरफ जाता है। समझ में आ रहा है क्या, कुछ इस टाइप का होता है। अगर तुम लोग नेट पे सर्च मारोगे रियोस्टेट तो तुम्हें अच्छे तरीके से भी डायग्राम दिख जाएगा, और तुम्हें पता चल जाएगा क्या है ये। और इसको हम लोग इस तरीके से स्लाइड कर सकते हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और ये होता है हमारा मेटल का,
जो कि कनेक्शन बनाता है यहाँ पे जो भी वायर्स हैं उसके साथ। तो हुआ यूं कि तुम्हारा कनेक्शन यहाँ पे बनाया गया, एक कनेक्शन यहाँ पे, और ये एक कनेक्शन है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा ए और ये है बी। तो इस ए बी को अगर मैं अच्छे तरीके से खोल दूं तो बेसिकली ये पूरा का पूरा रेजिस्टेंस है ए बी, इतना बड़ा सा, है ना। ये इतना बड़ा सा रेजिस्टेंस है ए और बी, और इसका रेजिस्टेंस मान लो है 100 ओम। मान लेते हैं, मानने में क्या जा रहा है, 100 ओम है। मुझे 100 ओम नहीं चाहिए। अगर मैं पूरा का पूरा कनेक्ट कर लूंगा ए और बी के क्रॉस, तो ए बी के क्रॉस मुझे इतना रेजिस्टेंस मिल जाएगा। लेकिन मुझे 100 ओम नहीं चाहिए, मुझे 25 ओम चाहिए। तो अगर तुम्हें 25 ओम चाहिए तो क्या कर लेना पड़ेगा, इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर लो, और इसका 1/4 पार्ट जो होगा लेंथ का 1/4 पार्ट। अगर टोटल लेंथ एल है तो L/4 जो लेंथ होगा उसमें रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा हमारा, 25 ओम। 25 ओम। तो मैं अब सर्किट कहाँ किसके किसके बीच में कनेक्ट करूंगा, ए और ये जो पॉइंट है सी, उसके बीच। तो ये जो सी पॉइंट है ना, वो ये काम करता है, ये सी पॉइंट को जनरेट करता है। तो बेसिकली तुम्हारा ये सर्किट बना ऐसा 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 ऐसा, और यहाँ पे टच हो गया तो यहां से ऐसा, ये सर्किट बना। समझ में आया क्या। यस तो ये सर। इस तरीके से सर्किट बना, और ये रेजिस्टेंस काम का होगा। अब रियोस्टेट को रिप्रेजेंट कुछ इस तरीके से किया जाता है, एक बड़ा सा रेजिस्टेंस, और जहां पे भी रेजिस्टेंस चाहिए उस जगह पे जॉकी टच हुआ है। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये पॉइंट हो जाएगा बी, और ये पॉइंट हो जाएगा सी। समझ में आया क्या बात है। और इसको सर्किट में किस तरीके से लगाया जाता है, जैसे कि हमारे पास था पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर में कुछ इस तरीके से कनेक्ट कर दिया जाएगा। ये बड़ा सा रेजिस्टेंस लगा दिया रियोस्टेट, और प्राइमरी से लगा दिया, और अब ये वायर है, ये वायर है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। अगर मैं ये डी मान लेता हूँ, और ये मैं मान लेता हूँ ए, और ये मान लेता हूँ बी। अगर मैं डी और ए को कनेक्ट कर देता हूँ तो मैंने पूरा रेजिस्टेंस रियोस्टेट का ले लिया। लेकिन मुझे उतना नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, एडजस्ट। और एडजस्ट करने के लिए मैं डी को पॉइंट सी पे कनेक्ट करूंगा, और ये सी पॉइंट हमारा कहीं पे भी हो सकता है इस जगह में से। जिस तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस को वेरी करेंगे, और रेजिस्टेंस हमारा वेरी करेगा तो इसके क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डी और ई के क्रॉस, वो हमारा वेरी कर सकता है। और क्यों वेरी कराना चाहते हैं हम लोग, क्योंकि जो मैं ऊपर एक सर्किट कनेक्ट कर रहा हूँ सेकेंडरी, और उसका सेल काफी बड़ा भी हो सकता है काफी छोटा भी हो सकता है। अगर बड़ा होगा तो इसको मैं इस तरफ खिसका दूंगा, और अगर छोटा होगा तो इस तरफ खिसका दूंगा, ताकि मुझे नल डिफ्लेक्शन जो है वो बीच में मिले, एरर मिनिमाइज करने के लिए। समझ में आई बात। सो दिस इज बेसिकली रियोस्टेट, और हम लोग इस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। तो रियोस्टेट को देखो तुम किस किस तरीके से यूज कर सकते हो। एक तो तरीका है तुम्हारा एसी से कनेक्शन बना लो, तो एक रेजिस्टेंस। तुम ए बी से कनेक्ट करा लो तो एक रेजिस्टेंस, और तुम बीसी से कनेक्ट करा लो तो भी एक रेजिस्टेंस। ये भी पूछा गया है तुम्हारा, जेई में आ चुका है। तो इस तरह की चीजें, मतलब बेसिक चीज था जो कि पूछा गया था, उसका एप्लीकेशन वहां पे भी था। तो ये चीजें हैं जो कि 3 तरीके से तुम्हें रेजिस्टेंस मिल सकता है। और रेजिस्टेंस मिल सकता है तो बेसिकली तुम्हें पोटेंशियल डिफरेंस भी मिल सकता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स भी हमारा रियोस्टेट जैसा ही होता है, मतलब वर्किंग, लेकिन उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा अलग होता है। उसको देखते हैं।
रेजिस्टेंस बॉक्स। तो रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा नाम सजेस्ट कर रहा है बॉक्स है, तो यहाँ पे भी एक बॉक्स होगा। एक बड़ा सा बॉक्स है। ये इस तरीके से। और बॉक्स के अंदर जो है ढेर सारे रेजिस्टेंस कनेक्टेड होते हैं कुछ इस तरीके से, जम्बल्ड वे में, जो कि हमें दिखते नहीं। बस ऊपर एक बॉक्स होता है और बॉक्स के ऊपर ये कुछ कीज वगैरह होते हैं, अलग अलग तरीके के, अलग अलग, मतलब वेरिएशन डिपेंड करता है कि तुम्हारा बॉक्स कैसा है, कितना रेजिस्टेंस वाला बॉक्स है, उतने कीज वगैरह हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा कीज अभी नहीं बना रहा हूँ, समझाने के लिए बता रहा हूँ बस। ऐसा होता है। और यहाँ पे कीज होता है, एक फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की, फोर्थ की, फिफ्थ की, इस जगह पे कीज है। और इस की का फंक्शन क्या होता है? रेजिस्टेंस को लाना। ये है हमारा की वन, ये की टू, के थ्री, के फोर, के फाइव, इस तरीके से होगा। और इसके ऊपर नंबरिंग भी लिखा होता है, इस तरीके से लिखा होगा कि ये की के ऊपर 1 ओम, इस की के ऊपर 2 ओम, इस की के ऊपर 2 ओम, इस की के ऊपर कुछ और भी हो सकता है 7 ओम। इस तरीके से नंबरिंग कुछ कुछ लिखा होगा। और ये नंबर्स कुछ इस तरीके से दिए जाते हैं कि तुम, ये रेजिस्टेंस बॉक्स होगा 100 ओम का या फिर किलो ओम का भी हो सकता है। तो बेसिकली तुम इस रेजिस्टेंस बॉक्स से 1 ओम से लेकर के 100 ओम के बीच में कोई सा भी रेजिस्टेंस पा सकते हो बेसिकली। ठीक है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का बस इतना सा ही काम है, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करना, जिसमें से तुम 1 ओम से लेकर के 100 ओम के बीच तक में कोई सा भी रेजिस्टेंस ला सकते हो। अब कैसे आएगा? क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा है, इस जगह पे 2 लिखा है। तो देखो, अगर मैं की को ओपन करूंगा, मतलब अनप्लग कर लिया, खींच लिया, तो डेट मीन्स वो रेजिस्टेंस एक्टिवेट हो गया। इफ ओपन देन द रेजिस्टेंस इज एक्टिवेटेड, काइंड ऑफ, ऐसा समझ लो। अंदर कंस्ट्रक्शन कैसा होता है मैं तुम्हें बताऊंगा तो पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। ये इस टाइप से होता है और इस जगह पे की होता है, ऐसा की डाल दिया तुमने, दिस इज की। ये जो पार्ट होता है मेटल का होता है, दिस पार्ट इज मेटल, दिस पार्ट इज मेटल, इतना सा। और यहाँ पे बीच में लगा होता है रेजिस्टेंस। मान लो कि यहाँ पे लगा दिया तुमने 1 ओम का रेजिस्टेंस, 1 ओम का रेजिस्टेंस। तो की जैसे ही तुम्हारा क्लोज्ड है, और ये वाला भी पार्ट जो है ये तुम्हारा क्या है? कंडक्टिंग है, कंडक्टर है। तो की अगर तुम्हारा क्लोज्ड है तो 1 ओम का रेजिस्टेंस एक्टिवेटेड नहीं होगा। करंट कैसे फ्लो कर जाएगा? इधर से इधर डायरेक्ट। सर्किट तो तुमने कंप्लीट करा दिया। जैसे ही कि तुम ओपन करोगे, खोल दोगे, तो ये फिर ऐसा हो जाएगा और करंट जो है अब वो इस तरीके से फ्लो करेगा, ऐसे करके जाएगा। तो हमारा 1 ओम एक्टिवेट होगा। इसीलिए की को ओपन करने पे ही रेजिस्टेंस एक्टिवेट होता है। तो तुमने की वन को ओपन कर दिया तो देखो 1 ओम हो जाएगा। अगर तुमने की वन को सिर्फ ओपन किया है तो 1 ओम। मान लो तुमने की वन को भी ओपन किया और की टू को भी ओपन कर दिया, तो कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? अभी तो सीरीज में 1 + 2 दैट इज 3 ओम। अब मान लो तुम्हें 5 ओम चाहिए, तो 5 ओम कैसे आएगा? किसको किसको ओपन कर लो? तीनों को ओपन कर लो, K1 + K2 + K3, कितना आ जाएगा? 1 + 2 + 2 दैट इज 5 ओम। बताओ 4 ओम कैसे आएगा? 2 और 3 को खोलो। सिर्फ 2 और 3 को खोल लो, है ना। मान लो 11 ओम चाहिए, तो 11 ओम कैसे आएगा? सारे कीज ओपन 2 3 4 के क्यों क्यों तो बेसिक से चीज हो गया, ये तुम्हारा कॉम्बिनेशन का है। अब मैंने यहाँ पे 7 ओम दिया है, हो सकता है मैंने डेटा नहीं देखा, हो सकता है वहाँ पे 5 ओम लिखा हो। तो बेसिकली वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है
कि तुम्हें सारे डिजायर्ड वैल्यू यहाँ से यहाँ तक के बीच में मिल जाएंगे। समझ में आया क्या? मतलब तो ये 100 ओम लिमिट्स रहते हैं। हाँ मैक्सिमम 100, वो रेजिस्टेंस बॉक्स पे लिखा होता है 100 किलो ओम या फिर 50 किलो ओम, 1000, इस टाइप से लिखा होता है उसके ऊपर। बराबर। तो ये दो चीज है हमारे पास, एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक रियोस्टेट। रियोस्टेट में हमारा डेसिमल में भी रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन रेजिस्टेंस बॉक्स में इंटीजर में होगा, है कि नहीं? है ना? तो एक हाँ छोटा सा डिफरेंस हम लोग इसमें देख सकते हैं। तो ये हमारा दो चीज हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स एंड रियोस्टेट। अब हम लोग देखते हैं मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज, मीटर ब्रिज। तो मीटर ब्रिज में हम लोग क्या करेंगे, कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है हमारे पास, मुझे उसको निकालना है कि ये है कितना। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस, वी हैव अननोन रेजिस्टेंस, और अननोन रेजिस्टेंस को x मान लेता हूँ। अननोन रेजिस्टेंस सर्किट कुछ इस तरीके से बनता है। सर्किट में पहले तो मैं बता देता हूँ कि हमारा बोर्ड किस टाइप से होता है। तो एक वुडन ब्लॉक होता है, और उस वुडन ब्लॉक के ऊपर ये कुछ इस तरीके से चीजें होते हैं। क्योंकि नाम है इसका मीटर ब्रिज, तो जो वायर होता है उसका लेंथ 1 मीटर होता है, तो यहाँ पे वायर यूज किया जाएगा। ये एक और ये एक पोल जिसके बीच में एक वायर को कनेक्ट किया गया, कुछ ऐसा। और इस वायर का लेंथ है 1 मीटर, और इसके साथ एक स्ट्रिप कनेक्टेड होता है, ऐसा मेटेलिक स्ट्रिप होता है मोटा सा। और इसका थिकनेस ज्यादा क्यों रखते हैं? इसलिए ताकि रेजिस्टेंस कम से कम हो और करंट का फ्लो आराम से हो पाए। मेटेलिक स्ट्रिप एक यहाँ पे होता है, और फिर एक मेटेलिक स्ट्रिप इस जगह पे होता है। ये ऐसा होता है। तुम लोगों ने देखा है क्या? नहीं बोलो। सर। जोर से। हाँ सर। अच्छा, तो अभी तो स्कूल वगैरह तो वैसे भी नहीं चल रहा है, तो वैसे ही तुम लोग नहीं देख पाओगे। सर देखा था 11th में। हाँ, और इस जगह पे कनेक्शन बना दिया गया। रियोस्टेट से भी कनेक्ट किया जा सकता है, कंट्रोल करने के लिए कितना पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, लेकिन मैं एक सिंपल वे में अभी एक बैटरी लगा करके कनेक्शन बना दिया। ठीक है, V वोल्ट का बैटरी है। और इसका जो रेजिस्टेंस होगा मीटर ब्रिज का, वो जो वायर है उसका रेजिस्टेंस R है, और जो लेंथ होगा वो 1 मीटर होगा ऑफ कोर्स। तो मैं इस लेंथ को L बोल लेता हूँ, विच इज 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर एक बोल लेते हैं। हाँ, कितना है 1 मीटर इसको? 1 मीटर, ये चीज है 1 मीटर का हमारा। अब देखो हमारे पास दो वैकेंट पोजीशंस है, कौन कौन सा? एक इस जगह पे और एक इस जगह पे। इस जगह पे लगाया मैंने अननोन रेजिस्टेंस, तो ये हमारा अननोन रेजिस्टेंस इस जगह पे आ गया x। और इस जगह पे या तो मैं रियोस्टेट यूज करूंगा या तो रेजिस्टेंस बॉक्स। तो जनरली रेजिस्टेंस बॉक्स यूज किया जाता है, तो मैं रेजिस्टेंस बॉक्स यूज कर लेता हूँ। ये एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया मैंने यहाँ, दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स। अब रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है, वेरिएबल जो रेजिस्टेंस है वो प्रोवाइड करेगा। और फिर हम लोग लेते हैं गैल्वेनोमीटर, जो इसको इस जगह पे कनेक्ट करते हैं, और गैल्वेनोमीटर लिया और जॉकी लिया, जॉकी को कनेक्ट कराया वायर में, और किसी एक लोकेशन पे क्या मिलने वाला है मुझे, नल डिफ्लेक्शन। तो मान लेते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे, अब देखो जो लेंथ है वो तुम्हारा इधर से भी दिया जा सकता है
और उस तरफ से भी दिया जाता है। तुम्हें पता करना है किधर से दिया है। वैसे उतना टफ नहीं है। ये लेंथ L1 मान लेता हूं मैं, जहां पे नल डिफ्लेक्शन आया। दिस इज नल डिफ्लेक्शन। समझ में आया क्या? अब तुम ध्यान से देखो तो तुम्हारे पास व्हीट स्टोन ब्रिज बनते हुए सर्किट दिख रहा है। दिख रहा है क्या तुम्हें? देखो, ये जो वायर है, ये वायर दो पार्ट में कट चुका है, डिवाइड हो चुका है बेसिकली। तो एक L1 लेंथ वाला रेजिस्टेंस होगा, समझ में आया? L1 लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग। और दूसरा जो वायर होगा वो वायर का रेजिस्टेंस L2 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा, या फिर 1 माइनस ऑफ L1 के क्रॉसपॉन्डिंग होगा। ठीक है। अब ऊपर जो है, ऊपर एक रेजिस्टेंस बॉक्स दे रखा है, उसका रेजिस्टेंस, और फिर एक रेजिस्टेंस अननोन X दे रखा है। और तुमने गैल्वेनोमीटर इस जगह पे कनेक्ट किया है और इसको इस जगह पे टच कराया, तो मुझे मिला नल डिफ्लेक्शन। और बैटरी क्या इस तरीके से कनेक्ट किया गया। मैं इस पूरे डायग्राम को थोड़ा डिफरेंट वे में शो कर रहा हूं ताकि तुम्हें दिख पाए। क्या अब ये सर्किट व्हीट स्टोन ब्रिज जैसा बनता हुआ दिख रहा है क्या? ये बोलो। दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? बोलो। दिख रहा है। हाँ सर। दिख रहा है ना? हाँ सर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस X और ये लेंथ L1 के क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस और 1 माइनस ऑफ L1 के क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस कुछ ऐसा गया है। और गैल्वेनोमीटर कुछ ऐसा कनेक्ट किया है और इसमें नल डिफ्लेक्शन आया, विच इज करंट इज इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि जैसे ही व्हीटस्टोन ब्रिज बनता है तो R1 इंटू R4 इज इक्वल टू R2 इंटू R3 होता है फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, है ना? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। तो L1 लेंथ के क्रॉसपॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये पूरा का पूरा वायर था और इस पूरे वायर का रेजिस्टेंस R मान लो, लेंथ दे रखा है 1 मीटर, तो यूनिटरी मेथड लगा दो, है ना? यूनिटरी मेथड लगाएंगे। 1 मीटर के लिए रेजिस्टेंस है R, तो यूनिट के लिए R बाय 1, तो इसीलिए L1 लेंथ के लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बोलो। R L1। R इंटू L1, है ना? तो इसको मैं रेजिस्टेंस R1 बोल लेता हूँ। तो सॉरी 1 माइनस ऑफ L1 के लिए कितना हो जाएगा रेजिस्टेंस? R इंटू 1 माइनस ऑफ L1। इसको मैं R2 बोल लेता हूँ। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, दिस दिस इक्वल होना चाहिए, वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कुछ हमें एज्यूम करना पड़ेगा। जनरली पी क्यू इस के फॉर्म में गिवन होता है, ठीक है? तो हम लोग मान लेते हैं कि रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस R है। रेजिस्टेंस और रेजिस्टेंस बॉक्स इज R। लेट्स से दिस थिंग, वेरिएबल्स अलग हो जाएंगे, डिफरेंट होना चाहिए, तो मैं इसको मान लेता हूँ y मान लेता हूँ। चलो अब सॉल्व कर लेंगे। सर्किट ऐसा बना, ऐसा, ऐसा, ऐसा। ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2, ये y और ये x। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है बताओ? y इंटू R2 इज इक्वल टू x इंटू R1, है ना? ये R2 का वैल्यू कितना है? R
इंटू 1 माइनस L1 इज इक्वल टू x इंटू R1 का वैल्यू कितना है? R1 का वैल्यू है R इंटू L1। R कैंसिल आउट कर लो तो इधर से तुम्हें x का वैल्यू निकल के आ जाएगा, विच इज y इंटू 1 माइनस L1 डिवाइडेड बाय L1। समझ में आया क्या? सर तो काफी सिंपल सा चीज है। अब क्वेश्चंस वगैरह में या फिर तुम्हारे जो टेक्स्ट बुक है बोर्ड का, उसमें अलग अलग नोटेशंस वगैरह दिए जाते हैं, उसमें PQRS इस टाइप से यूज करते हैं हम लोग। ये यूज हो नोटेशंस ऐसा यूज होता है, इसको P बोलेगा, इसे Q बोलेगा, इसे R बोलेगा, इसे S बोलेगा, काइंड ऑफ इस तरीके से। तो हम लोग फिर से उस नोटेशन को यूज करके अपना एक नया तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा आंसर है वो यही रहेगा और वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो Yes. ये हो गया हमारा मीटर ब्रिज। इस मीटर ब्रिज पे क्वेश्चन कर लेते हैं। अब तो पूरा कंप्लीट ही हो गया। एग्जाम्पल, फाइंड अननोन रेजिस्टेंस in a meter bridge if null deflection of galvanometer is at 25 centimeter from left side when the resistance of a resistance box was 5 ohm। सॉल्व करो इसको। तो क्वेश्चन में ये कुछ इस तरीके से बताया गया कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, उस रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस कितना है? 5 ओम आया है। अननोन रेजिस्टेंस x बोल लेता हूँ, और ये जो रेजिस्टेंस होगा लेंथ के करॉस्पॉन्डिंग ऐसा ही मान लेता हूँ। तो ये कितना 25 सेंटीमीटर पे आया। अगर ये 25 सेंटीमीटर पे आया तो ये कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर पे। अबे देखो, मैं दूसरे तरीके से करूंगा जो कि काफी आसान होगा। तुम लोगों ने ऊपर फॉर्मूले यूज किए रहे होंगे, मैं शॉर्ट ट्रिक से क्या करूंगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूंगा और इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ करूंगा डायरेक्ट। तो x इंटू 25 विल बी इक्वल्स टू 5 इंटू 75। तो ये कितना हो जाएगा? 15 इज इक्वल्स टू 15। डायरेक्ट आंसर। क्यों नहीं हमने इस जगह को सबसे पहले 25 सेंटीमीटर है उसको चेंज करा और उस फॉर्म में कन्वर्ट करा? क्योंकि देखो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस R1 आएगा दैट विल बी लैम्डा इनटू 25 सेंटीमीटर। 25 डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा क्योंकि मीटर में लेना होगा। और इसके लिए रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? R2 विल बी इक्वल टू लैम्डा इनटू 75 डिवाइडेड बाय 100। तो बेसिकली लैम्डा और 100 तो कैंसिल आउट होना ही है बाद में, जब रेशियो हम लोग लेंगे तो उसको हम लोग लिखें क्यों? डायरेक्ट हमें इस तरीके से काम करना है। समझ में आया? यस सर। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बॉक्स का सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स, सर। उसे देखते हैं। बोलो सर मतलब नल डिफ्लेक्शन का मतलब जितना डिस्टेंस देंगे हाँ, उससे भी जिस जगह पे नल डिफ्लेक्शन आया इस जगह पे, हाँ उसके बाद पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर मैं पूछ रहा था मतलब सिर्फ नल डिफ्लेक्शन का अगर डिस्टेंस भी दिया हो तो भी उससे पता लगा सकते हैं ना मतलब। हाँ, तुम्हें नल डिफ्लेक्शन का डिस्टेंस दे दिया, चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से, बस एक ही चाहिए। क्योंकि मीटर ब्रिज है तो 1 मीटर होता है, हमें पता है। तो 1 मीटर में से 100 सेंटीमीटर होता है। 25 अगर सेंटीमीटर पे नल डिफ्लेक्शन आया तो राइट साइड में कितना आ जाएगा? लेंथ 75, है ना? हाँ सर। सर हम्म। लेकिन एक ओम्स में और दूसरा सेंटीमीटर में तो नहीं नहीं, ये दोनों सेंटीमीटर में होना चाहिए, यहाँ पे भी सेंटीमीटर और इस जगह पे भी सेंटीमीटर।
यहाँ पे ओम है तो ये आंसर ओम में आने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटीमीटर होता है और ये जो सेंटीमीटर है, यूनिट कैंसिल आउट कर दिया। ठीक है। ओ, हाँ सर समझा। ऐसा ही सर रेजिस्टेंस के लिए भी, अगर रेजिस्टेंस दिया हो तो फिर डिस्टेंस हाँ। कर सकते हैं ना? हम्म। ओके सर। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, इट इज लास्ट पार्ट, और वो है हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स। इस पे एक बार जेई ने क्वेश्चन पूछा था, और वो भी एग्जैक्ट फिगर पे पूछा था, और कुछ नहीं पूछा उसने। है कुछ काम का चीज नहीं है। पोस्ट ऑफिस बॉक्स। तो पोस्ट ऑफिस बॉक्स सॉरी, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में रेजिस्टेंस बॉक्स जैसा मैंने बताया था ना, वही रेजिस्टेंस बॉक्स इस जगह पे होता है, काइंड ऑफ। और डायग्राम्स कुछ इस तरीके से बने हुए होते हैं, और उसको मुझे एक व्हीट स्टोन ब्रिज में कन्वर्ट करना होता है, ऐसा होता है। थोड़ा टाइम, अब कनेक्शन बनाना है मुझे। तो देखो, ये जो है हमारा डायग्राम होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स के जैसा ही दिखता है ये। और ये पूरा का पूरा एक कंप्लीट बॉक्स होता है ऐसे करके, ये ऐसा। और इसमें भी कीज होते हैं, और कीज को हमें निकालना होता है। जिस की को हम लोग निकालेंगे वो बेसिकली एक्टिवेट हो जाएगा रेजिस्टेंस का पार्ट, ऐसा। ठीक है। तो मेरे पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ये एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे एक कनेक्शन बनाना होता है। और बैटरी को कहाँ पे लगाते हैं हम लोग? बैटरी को इस जगह पे लगाते हैं, इस जगह से लेकर के ऐसा बैटरी लगाया, और फिर यहाँ पे होता है, इसे की 1 बोलते हैं, और ये ऐसा लगा होता है। दूसरा जो पार्ट है, ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, की 1 के साथ। और एक यहाँ पे पॉइंट होता है बी, इसका कनेक्शन दूसरे टर्मिनल के बैटरी से किया जाता है यहाँ पे। तो ये जो टर्मिनल है इस जगह पे, ये ऐसा K2, और इसका टर्मिनल इस जगह से कनेक्ट किया जाता है इस तरीके से। ठीक है, ये कनेक्ट हुआ। अब और भी सर्किट्स बनाने हैं तुम्हें, उसके लिए एक रेजिस्टेंस लगेगा। तो रेजिस्टेंस को इस जगह पे कनेक्ट करते हैं, इस जगह से लेकर के, और इसको इस जगह पे, ऐसा। ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ। अब गैल्वेनोमीटर किधर लगेगा? क्योंकि कंप्लीट हमें एक क्या बनाना है, इसमें व्हीट स्टोन ब्रिज बनाना है, तो गैल्वेनोमीटर लगेगा इन दो लोकेशंस पे। यहाँ पे दे रहा हूँ मैं, ये जो कनेक्शन बना है इस जगह पे है गैल्वेनोमीटर, ये ऐसा। तो ये हम लोग देख रहे थे, तो इस जगह पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, और ये इसके साथ कनेक्टेड होता है, ये इसके साथ। ठीक है। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स का कनेक्शन हो गया, और डायग्राम हो गया। तो ये किस लिए यूज होता था और इसका काम क्या है? बहुत पहले जब हम लोग केबल्स के रेजिस्टेंस वगैरह, बड़े बड़े वायर्स होते थे, है ना, पोस्ट ऑफिस बॉक्स में इसको यूज किया जाता, पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता था। बहुत बड़े बड़े केबल्स जो होते थे, पूरा इस पोल से लेकर के उस पोल तक रहता था, जिसका रेजिस्टेंस निकाल पाना मुश्किल होता था। तो हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स के हेल्प से उस केबल का रेजिस्टेंस वगैरह हम लोग निकालते थे। तो ये काफी पुराना मेथड है, जिसमें हम लोग ग्राउंड करते थे, फिर वायर को ग्राउंड करते थे जो केबल है, और उस केबल को यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस के फॉर्म में यहाँ पे रखते थे, और फिर हम लोग अननोन रेजिस्टेंस को इसके तरीके से निकालते थे। दिस इज अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है। तो ये हमारा काम होता है। अब इसमें नाम दे देता हूँ हर एक पॉइंट्स के।
दिस पॉइंट इज ए, बी और ये सी, और ये Q1 Q2, और इस पॉइंट को नाम देता हूँ डी, और आई थिंक सारे हो गए, प्लस माइनस साइन K1 K2। तो ये हमारा पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो काम का था, इतना ही काम का है कि हाँ केबल वगैरह के रेजिस्टेंस वगैरह निकालना होता था। यहाँ पे क्या करना पड़ता है, ढेर सारे कीज हैं, K1 K2 K3 जैसे हमने बताया। यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह लिखे होते हैं, ये 1 ओम का, ये 2 ओम का, ये 2 ओम का, ये 5 ओम का। सिमिलर वे में यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वगैरह लिखे होंगे, और कीज को हम लोग निकालते हैं, और कीज को निकालने के बाद फिर हम लोग गैल्वेनोमीटर में नल डिफ्लेक्शन ढूंढते हैं कि नल डिफ्लेक्शन कहाँ पे आ रहा है। जैसे ये नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, जैसे ये नल डिफ्लेक्शन आ जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। तो फिर बैलेंस्ड जैसे ही व्हीट स्टोन ब्रिज बना, हम लोग फिर अब अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज को मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इसमें ये जो रेजिस्टेंस है, डायग्राम में देखो, डायग्राम में तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन से रेजिस्टेंस किस तरीके से व्हीट स्टोन ब्रिज को फॉर्म कर रहे हैं। ये इसको P मान लो, इसको Q मान लो, इसको R मान लो, और इसे X। और ये सर्किट कुछ इस तरीके से लगाया गया, और ये गैल्वेनोमीटर इस जगह पे कनेक्शन यहाँ पे बनाने के लिए, ये हो गया। और ये पॉइंट है हमारा B, ये पॉइंट है D, और ये पॉइंट है A, और ये पॉइंट है C। अब देखो, तुम ऊपर वाले को कंपेयर करो, ये जो ऊपर सर्किट दे रखा है ना, ये जो मैंने अभी बनाया पोस्ट ऑफिस बॉक्स, इसको कंपेयर करो, तो तुम्हें इस टाइप का सर्किट मिल जाएगा। और इस टाइप के सर्किट मिलने का मतलब ये हो गया कि अब ये हमारा एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो गया। तो ये एक बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज में अगर कन्वर्ट हो चुका है, तो मैं इसमें क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला, सारे बैटरीज वगैरह। तो दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी इक्वल टू दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस। तो P इंटू एक्स विल बी इक्वल टू R इंटू Q। तो मुझे X निकालना है इसमें, X इज इक्वल टू R Q डिवाइडेड बाय P, ये आ जाएगा आंसर। और पी क्यू आर का जो रेजिस्टेंस है, हम लोग ऊपर से आराम से निकाल सकते हैं, जो ऊपर वैल्यूज वगैरह दे रखे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स का, ये वाला देखो, ये जो ऊपर वैल्यूज वगैरह दे रखे हैं रेजिस्टेंस बॉक्स से, तो तुमने कौन कौन से कीज वगैरह निकाले हैं वो तुम्हें पता चल जाएगा, और सारे वैल्यूज तुम्हें पता चल जाएगा। तो मैंने ए और बी, ए बी सी डी में सारे कनेक्शंस बना दिए, और बनाने के बाद फिर ये रेजिस्टेंस बॉक्स का सिंपल फॉर्मेशन हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बना, जो कि बैलेंस्ड है, और उधर से हमने अननोन रेजिस्टेंस निकाल दिया। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो एक ओलंपियाड का क्वेश्चन करते हैं हम लोग, और तुम लोग करके आना नेक्स्ट क्लास में, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक ट्रायंगल है, ये कुछ ऐसा ट्रायंगल है, और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, बराबर। साइड लेंथ दे रखा है, डेट इज ए, साइड लेंथ दे रखा है ए, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए 60 डिग्री और ये 60 डिग्री दे रखा है। और ये जो वायर्स यूज किए गए हैं, उस वायर का रेजिस्टेंस गिवन है, that is lambda ohm per unit length. This is lambda ohm resistance per unit length तुम्हें दे रखा है, और वायर को फिर से कंबाइन किया गया। इस जगह पे एक पॉइंट ए था और ये पॉइंट
बी था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी निकालना था। अगर ऐसा ट्रायंगल हो तो आराम से निकाल लेंगे। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसा दिया गया था, ये ट्रायंगल एक और बनाया गया था ऐसे कर, और इसके अंदर जो ट्रायंगल बनाया गया था ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल था, और ये जो लेंथ था a/2 था। तो तुम समझ सकते हो कि जो अंदर का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना है उसका लेंथ कितना है, a/2 है। तो भी अगर तुम्हें अभी ए बी के एक क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाए तो जो मैंने सिमेट्री पढ़ाया है उसको यूज करके तुम आराम से आंसर ला सकते हो। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ऐसा था कि इसके अंदर एक और ट्रायंगल है, वही वायर को यूज किया गया जिसका रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, और बात यहीं पे खत्म नहीं हुई, रेजिस्टेंस बढ़ता गया, मतलब कि ट्रायंगल बढ़ते गए और ये ट्रायंगल्स जो हैं इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट ट्रायंगल्स हैं। तो अब पूछा गया है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी, फाइंड आर इक्विवेलेंट अक्रॉस ए बी। समझ में आया क्या? यस सर। हाँ सर। है क्वेश्चन में? हाँ? और चाहिए क्वेश्चन? इरोडोव के भी क्वेश्चन करने हैं क्या? बोलो तो करा दूं वो भी। करवा दो सर। करा दूं? करके तो आना है नहीं सर, आप ही को करना है नेक्स्ट क्लास में। चलो तो एक और इरोडोव का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा है कि नेट है, जाला देखा है? जाला कैसा होता है? नेट इस तरीके से होते हैं, ढेर सारे लाइंस कुछ इस तरीके से, और ये ढेर सारे हैं। ढेर सारे बोले तो मतलब कि इनफाइनाइट, और इधर भी ये ढेर सारे वायर्स हैं। सभी वायर्स के बीच में जो स्पेसिंग है वो इक्वल है, सिमेट्रिकल है। तो बीच में जो बन रहे होंगे वो क्या बन रहे होंगे, रेक्टेंगल या क्यूब, सॉरी रेक्टेंगल या स्क्वायर, स्क्वायर बन रहा होगा। इस तरफ भी इंफिनिटी गया है, ये भी इस तरफ इंफिनिटी गया है, ये भी इस तरफ इनफाइनाइट है, ये भी इस तरफ इनफाइनाइट है, बराबर। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अगर तुमसे पूछा जाए कि ए बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है इस पूरे सर्किट का, ये सभी वायर्स हैं, सभी वायर्स हैं, और अगर मैं एक सिंपल सा क्यूब नहीं स्क्वायर देखूं तो इस स्क्वायर का एक जो साइड है उसका रेजिस्टेंस आर बोला गया, इस साइड का रेजिस्टेंस आर है। तो बोला गया फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। मजा आ रहा है क्या? हाँ सर। ठीक है, निकाल के लेके आना, फिर डिस्कस करते हैं अपन। ठीक है, तो हमारा आज कंप्लीट हो गया करंट इलेक्ट्रिसिटी। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे।